हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई 24-25 का एक सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ से मे भी कुछ क्वेश्चंस आपको इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट एंड ट्राई टू मार्क द आंसर। है ना, पहले एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। इन द फॉलोइंग केसेस द रे इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर, इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो। पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो किस केस में होगा। अब यहाँ ना एक स्फेरिकल मिरर का टाइप हमें दिया गया कनकेव मिरर। प्लेन मिरर होता है तो हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर में जब हम एक रे को नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। और कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तब वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, है ना। तो उस केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो होगा। तो आप लोग फाइंड आउट कीजिए कहाँ ये ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन बी जब आप रीड करेंगे, ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ स्पेक्ट्रम में दिखाया गया व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, जिसमें हमें 7 कलर्स मिलते हैं। कौन से 7 कलर्स होते हैं? विबग्योर, है ना। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जिसमें से रेड कलर है वो सबसे तेज चलता है, वायलेट कलर सबसे धीरे चलता है। जो सबसे तेज चलता है उसकी बेंडिंग कम होगी, जो सबसे धीरे चलता है उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। तो टॉप पे हमें कौन सा कलर मिलेगा स्पेक्ट्रम में? टॉप पे हमें मिलेगा रेड, क्योंकि उसकी बेंडिंग कम होगी। और बॉटम पे कौन मिलेगा हमें? वायलेट। देखो ये पाथ ऑफ इंसिडेंट रे होता अगर मीडियम सेम रहता है ना। अब बेंडिंग करना है तो देखेंगे आप, जो ये जो है ये कलर ज्यादा बेंड हुआ है, कम बेंड हुआ है। ठीक है, तो रेड कलर का बेंडिंग कम है, वायलेट कलर का बेंडिंग ज्यादा है। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए पढ़ लेते हैं। असर्शन हमें गिवन है, ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। बिल्कुल, कन्वेक्स मिरर जब आप केसेस डिस्कस करेंगे, केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, दो केसेस पढ़ते हैं, दोनों में ही इमेज कैसा मिलता है हमें? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, और वो बिहाइंड द मिरर बनता है। तो ये ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू है। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ, बिल्कुल राइटवर्ड्स जाएगा, है ना, पोल से। तो वो डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, तो ये भी ट्रू है। बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो हम लोग यहाँ बी को मार्क कर देंगे। both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion A। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें एक इमेज दिखाया गया, बताना है इसमें लेंस जो है वो कौन सा लेंस होगा। देखिए लेंस बताना है हमें, है ना। और इरेक्ट इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है। तो ये हमारा कौन से लेंस में बनता है? ये हमारा बनता है बेटा कन्वेक्स लेंस में। कौन से लेंस में बनता है? कन्वेक्स लेंस में। और नेचर आप लोग को दिख ही रहा है कैसा बन रहा है यहाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारा। अब कहते हैं कि इफ द इमेज फॉर्म्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब लेंस से इमेज जो है वो कितनी दूर बनता है? 30 सेंटीमीटर। तो जब आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो वी का वैल्यू आप लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। आगे हमें कहता है कि साइज ऑफ इमेज, इमेज जो है वो ट्वाइस है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो साइज ऑफ इमेज को मैं एच डैश से लिख रहा हूँ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से लिख रहा हूँ। तो आप लिख सकते हैं एच डैश बाय एच इक्वल्स टू 2। इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इन केस ऑफ अ लेंस मैग्निफिकेशन को लिखेंगे वी बाय यू। जब हम वी की वैल्यू पुट करेंगे, वी का वैल्यू कितना था? -30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय यू। तो यहाँ से हम यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कितना आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, है ना। तो आई थिंक ये चैप्टर आप लोग का स्कूल में या क्लासेस में जहाँ भी आप पढ़ते हो चुका है ना। फिर भी मैं, अगर आप लोग को ज़रूरत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। मैं आप लोग को किसी भी टॉपिक में डाउट होगा मैं समझा दूंगा। हमारा प्राइमरी टारगेट बेटा आप लोग का बोर्ड में स्कोर अच्छा है। लास्ट ईयर भी 4 to 5 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था साइंस में। तो लास्ट टाइम जब मैंने रिवीजन करवाया था तो बच्चों को बहुत हेल्प मिला बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमें एक सर्किट दिखाया गया जिसमें दो स्विचेस आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ओपन स्विचेस हैं। ठीक है, दो हीटर है एक्स और वाई। यहाँ 230 वोल्ट का सप्लाई लगाया है और एक्स में हमें करंट गिवन है, स्विच क्लोज्ड हैं दोनों। और एक्स में हमें करंट गिवन है, कितना करंट गिवन है? 3.5 एम्पियर। और ये हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पावर डेवलप्ड इन द हीटर एक्स। हीटर एक्स में कितना पावर डेवलप होगा? तो आप पावर का फॉर्मूला लगाएंगे P = V × I। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वोल्टेज मुझे गिवन है,
इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, तो एक्स पे भी कितना वोल्टेज आएगा 230 वोल्ट। ठीक है भाई, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँगा। ठीक है, मुझे पावर चाहिए, वोल्टेज कितना है 230, करंट कितना है 3.5। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 805 वॉट, ये आपका पावर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल एज दैट ऑफ वाई, एक्स का रेजिस्टेंस वाई से डबल है, या हम कह सकते हैं वाई का रेजिस्टेंस एक्स से हाफ है। अब आप लोग जानते हैं कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो करंट क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। तो करंट वाई में जो होगा वो ट्वाइस होगा करंट इन एक्स, और एक्स में करंट कितना है 3.5, 3.5 का 2 टाइम्स जो कितना आ जाएगा 7 एम्पियर। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है हमारे पास 7 एम्पियर, और फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा बेटा 805 वोल्ट। सही है। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसको आपको बहुत ध्यान से डील करना होगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दो चीज़ें याद रखिएगा, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, इन सीरीज करंट रिमेन सेम। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिनिमम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं वोल्टेज सप्लाई जो लगाया वी लगाया है। ठीक है, करंट आई पास हो रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस जब आप देखेंगे सीरीज में लगाए गए हैं, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 तो ऐड कर दें हम डायरेक्टली, तो ये बनेगा बेटा R प्लस 2R, ये बन जाएगा 3R। ये कह रहे हैं जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पावर P1 है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर। क्या था, पावर P1 है, जब सीरीज में कनेक्ट किया तो RS लिख देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास वी स्क्वेयर बाय 3R। जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेटा मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, आप लोग यही यूज कीजिएगा इन केस ऑफ टू रेजिस्टेंसेज। आर पी इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, R1 का वैल्यू R है, R2 का वैल्यू 2R है। ठीक है, इनको आप लोग पुट करेंगे तो आप लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 2R/3 मिल जाएगा। और कहता है पावर P2 है जब पैरेलल में कनेक्ट किया, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, डिवाइडेड बाय RP का वैल्यू हो जाएगा 2R/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ P1 एंड P2, P1/P2 आपको बताना है। तो P1/P2 के लिए आप लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इस इक्वल टू देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। ये 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 2/9। सॉल्व करके दिखा देता हूँ चलो मैं आप लोग को। P1/P2 इक्वल्स टू बेटा क्या है, राइट हैंड साइड वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R, और जब इसको डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा तो टर्म्स रिवर्स हो जाएंगे बच्चा, तो रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2R/3 वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये बनेगा हमारे पास P1/P2 2 3 इंटू 3 9, तो 2/9 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। देखिए सबसे बेसिक डिफरेंस आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा बात करते हुए बेटा कि आपको स्पेक्स लगा है पावर, या जो आपका स्पेक्स लगा है स्पेक्टिकल्स, आप नेगेटिव पावर यूज कर रहे हैं पॉजिटिव पावर यूज कर रहे हैं ना, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा डिफेक्ट ऑफ आई है। ठीक है, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, मायोपिया मतलब पास का सब बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, पास का सब बढ़िया दिख रहा है, दूर का दिखने में प्रॉब्लम है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मतलब दूर, दूर का सब बढ़िया दिख रहा है, पास का दिखने में प्रॉब्लम है। अब पास का दिखने में जिसको प्रॉब्लम, क्या करेगा, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी, है ना, बुक्स रीड करना है, न्यूज़पेपर रीड करना है, प्रॉब्लम आएगी। जिसको दूर का दिखने में प्रॉब्लम है उसको क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको व्हीकल ड्राइविंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सो आप लोग इजीली लिख सकते हैं इसे। बी पार्ट देखिए आपका क्या है, द डायग्राम शोज स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट जो पास रखा था आई के, वो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये रेज जो है, ये रेज जो है वो कहाँ मीट करनी चाहिए, रेटिना पे। रेटिना पे मीट नहीं करके रेटिना से पीछे जा रही है, यानी कि हम कह सकते हैं रेटिना पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा आई लेंस, तो ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा, यानी कि पास का नहीं दिख रहा है। तो कौन सा डिफेक्ट ऑफ आई होगा, अभी ऊपर बताया पास का बढ़िया दिख रहा है, तो मायोपिया दूर का नहीं दिख रहा है ना।
और दूर का बढ़िया दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, तो हाइपरमेट्रोपिया। तो आप लोग यहाँ इजीली मेंशन कर देंगे हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट्स ऑफ आई पे बेटा क्वेश्चन आता ही है, तो इसमें आपको नॉर्मल आई का रे डायग्राम, डिफेक्टेड आई का और करेक्टेड आई का, तीनों आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ये आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा और इजी रहेगा एग्जाम को अटेंड करना। स्टेट वन कोज फॉर सच ए डिफेक्ट, इसके लिए कारण क्या होगा? देखिए, एक तो जो कन्वर्जिंग पावर है ना आई लेंस की, वो कम हो गई है ना। पावर जो इनवर्स होता है फोकल लेंथ, पावर इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, या आप कह सकते हो पावर कम हो गई या फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा हो गई आई लेंस की, ठीक है। या आप कह सकते हो शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल या डिक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। सब में आगे आई होप आप लोग को क्लियर होगा। देखो, पावर कम है तभी कन्वर्ज नहीं कर पा रहा ना रेटिना पे, ठीक है। पावर होती तो कन्वर्ज कर लेता। थर्ड क्या, एक्सप्लेन विद रीजन इफ ए कनकेव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। देखिए, कनकेव लेंस का नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग, वो तो और भी दूर भेज देगा, तो दैट विल पुश द रेज फार्दर देन दिस, रेटिना पे लाने के बजाय और दूर भेज देगा, तो कनकेव तो हम यूज कर ही नहीं सकते। बहुत इजी है, आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। आप लोग अगर समझे हुए हैं तो बहुत इजीली आप लोग आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, state a relationship between resistance of a wire to its length and area of cross section, use mathematical symbols to arrive at the final formula। ये आप लोग जानते हैं, R इक्वल्स टू हमारा होता है रो एल बाय ए। इससे हमें रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिफाइन करना है। देखिए, बहुत इजी है। अगर लेंथ को 1 मीटर, हमारे पास लेंथ जो है किसी कंडक्टर का 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो मैं कह दूंगा आर रो के बराबर होगा। तो रेजिस्टिविटी जो है तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी इज, आप लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वेयर। तो 2-3 बार पढ़ लेंगे तो बहुत इजीली याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करें, कंसेप्ट ध्यान रखिए कि हमने लेंथ को 1 मीटर पुट किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वेयर पुट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बिहेव लाइक ए मैग्नेट। करंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट का डायरेक्शन होगा, इनवर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक मैग्नेट से हम जितना दूर जाते हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बिहेव लाइक ए मैग्नेट। हम पता कैसे लगाते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करे? उसके पास कंपास रख देते हैं। अगर कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई तो मतलब वो वहां पे क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेट बन चुका है। अगर आप इसको दूर ले जाएंगे कंपास को, तो उसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ कम होने का मतलब उसका डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि बी जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। आर क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ कंपास फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, और उसका पता कैसे चलेगा? कंपास निडल का डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन, ठीक है, मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नेट। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितना करंट आप बढ़ा देंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या, एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर। देखिए, इसके लिए आप कौन सा रूल लगाएंगे? जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है आप लोग को, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर राउंड योर फिंगर, ठीक है, टू ग्रिप द कंडक्टर। वास्तव में नहीं कर रहा है, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो जो डायरेक्शन आपकी आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो बनेगी, यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं, और डायरेक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। डायरेक्शन यहाँ पे बेटा क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये आप लोग के आंसर इन क्वेश्चंस के हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो बट एक एक चीज़ हमें क्लियर करना है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ 12 वोल्ट के हमने सप्लाई लगा दिया, ठीक है। यहाँ R1 से करंट जो है 2 एम्पियर पास कर रहा है, यहाँ 4 ओम से 1.5 एम्पियर। तो यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम जाने तो क्या होगा? V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से हम जान लेंगे, ठीक है। और I का वैल्यू कितना है? 1.5, R कितना है? 4, कितना आ जाएगा ये? 6 वोल्ट। और R2 के अक्रॉस भी कितना होगा? 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, याद रख लेना है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। तो ये यही पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या पूछा था हमसे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, हमने बता दिया कितना होगा? 6 वोल्ट। वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2,
अब R2 की वैल्यू भी हमसे पूछा, देखो यहाँ से कितना करंट आया इधर तक 2 एम्पियर, यहाँ कितना चला गया 1.5, तो 2 बनने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए 0.5 एम्पियर। समझ में आ रही है ना बात, जितना करंट इस जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा, तो यानी कि इन दोनों को मिला के 2 बनना चाहिए, ठीक है। अब पूछ रहा है R2 की वैल्यू, तो R क्या होगा, ओम्स लॉ से हम लिखेंगे V बाय I। वोल्टेज कितना है यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट कर लिया 6, और करंट कितना है 1/2, 0.5 को 1/2 भी लिख सकता हूँ ना मैं, एक ही बात है बच्चा। तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना मिल गया हमें, ये मिलेगा हमें 12 ओम, तो 12 ओम पार्ट बी का आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 चाहिए हमें, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 चाहिए हमें। अब ध्यान रखना यहाँ पे 6 वोल्ट यहाँ रुक गया, यहाँ देखना ये कितना रखेगा, V इक्वल टू आई आर लगाएंगे 4 वोल्ट, 4 वोल्ट यहाँ 6 वोल्ट यहाँ 10 वोल्ट चला गया, तो यहाँ कितना वोल्ट रह गया 2 वोल्ट, तो R1 क्या हो जाएगा 2 V बाय आई, कितना हो जाएगा बच्चा 1 ओम, तो ये 1 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाना है, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें दो लैंप गिवन है, एक लैंप ए है जिसका रेटिंग जो है 12 वोल्ट 24 वॉट है, एक लैंप बी है जो कि 6 वोल्ट पे काम करेगा, ठीक है। और उसमें से करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। R1 और R2 ऐसे चूज किए कि दोनों लैंप ऑपरेट कर रहे हैं रेटेड वोल्टेज पे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, करंट इन लैंप ए में करंट कितना जाएगा, आपसे पूछ रहा है लैंप ए में करंट कितना जाएगा। तो लैंप ए के पास वोल्टेज में गिवन है, रेटिंग गिवन है ना, वहाँ से आप वोल्टेज लिख लीजिएगा, 12 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे इसे, ठीक है। और पावर कितना है 24 वॉट, करंट पूछ रहा है तो P इक्वल टू वी आई से आई मिलेगा P बाय वी, ठीक है ना। P कितना है 24/12 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। उसके बाद क्या पूछा, स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे कितना वोल्ट है 12 वोल्ट, ये हमें गिवन है ना। तो ये दोनों टर्मिनल्स और ये दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यहाँ 12 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना आएगा 12 वोल्ट। रीजन क्या लिखेंगे आप, है ना, रीजन पूछा है ना, तो इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम, ठीक है। तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमें बेटा 12 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2, ये रेजिस्टेंस चाहिए। अब इसमें से हमें करंट गिवन था, कितना गिवन था, यहाँ 3 एम्पियर करंट गिवन था, और क्या गिवन था, ये 6 वोल्ट पे काम कर, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस था 12 वोल्ट, तो यहाँ भी 12 ही रहेगा, 6 तो यहाँ है तो यहाँ कितना रहेगा 6 वोल्ट, सीरीज में करंट सेम रहता है तो 3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या आपसे R2, बहुत इजी है, ओम्स लॉ लगाएंगे तो मिलेगा R इक्वल्स टू V बाय आई। वोल्टेज कितना है 6, करंट कितना है 3, तो कितना आ गया 2 ओम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक आ गया 3 एम्पियर, ठीक है, और इसमें करंट था हमारा यहाँ पे 2 एम्पियर, है ना, तो ये दोनों मिलके या तो यहाँ जाए तो कितना बन जाएगा 5 एम्पियर। तो करंट बन गया हमारे पास, बहुत ध्यान से लिखना आप लोग को, करंट बन गया हमारे पास 5 एम्पियर, ठीक है। अब टोटल वोल्टेज हमने कितना अप्लाई किया था 15 वोल्ट, 12 इसके पास है तो यहाँ कितना रह जाएगा 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। तो हमसे तो R1 पूछा जा रहा है ना भाई, तो R1 क्या आ जाएगा V बाय आई, V कितना है 3 वोल्ट और I कितना है 5 एम्पियर, कितना आएगा 0.6 ओम, इसका आंसर आ जाएगा 0.6 ओम, ठीक है। फिर भी आप लोग को डाउट रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग का स्कोर अच्छा आना चाहिए बोर्ड में, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ये आपको जरूर पढ़ के जाना है ना। वैसे 12th में कंसेप्ट आता है टेलीस्कोप का, बट यहाँ केस स्टडी में हमसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन पूछता है। ये हमें एक अरेंजमेंट दिखाया गया, लाइट रेज फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार, टेलीस्कोप किसे यूज करते हैं दूर की जगह स्टार्स को देखने के लिए ना, तो उससे लाइट आया और यहाँ से देखिए आप लोग से पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ द स्टार इज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट द आई पीस, ठीक है। आई पीस पे जो है वो कैसा इमेज दिखेगा, विच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन दिस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, यहाँ से रे आप देखेंगे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, और ये रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, ये रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कौन सा मिरर हो जाएगा कॉनकेव मिरर,
है ना, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, कैसी इमेज दिखेगी हमें, यहाँ पे हमें कैसी इमेज दिखेगी, हमें इरेक्ट, ठीक है, इज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को कैसी इमेज दिखेगी, रियल इरेक्ट इमेज हमें दिखेगी, ठीक है। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड एट द आईपीस, आईपीस पे कौन सा, अब ये लेंस आप देख रहे हैं आईपीस पे लेंस यूज किया गया, कैसा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस मतलब क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे एक प्लेन मिरर यूज किया गया है, प्लेन मिरर क्या करेगा बेटा, जो रेज, कर्व्ड मिरर यानी कि कौन सा मिरर था हमारा, कॉनकेव मिरर, वहां से जो रिफ्लेक्ट होके आई उसको डायरेक्ट करेगा आईपीस पे। और कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है, जो रेज प्लेन मिरर से आएंगी, है ना, उन सब रेज को इकट्ठा करेगा, इसलिए हमने कौन सा लेंस लगाया, कन्वर्जिंग लेंस लगाया। समझ में आ रही है बात। और प्लेन मिरर क्या करेगा, प्लेन मिरर जो इमेज बनाया कौन से मिरर ने, कर्व्ड मिरर ने, उसको क्या करेगा, लेटरली इन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्या करेगा, लेटरली इन्वर्ट कर देगा। और आईपीस पे जो कन्वर्जिंग लेंस हमने यूज किया, ये क्या करेगा, इमेज को रियल इरेक्ट बना के देगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। तो अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, बाकी आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी ये सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आप लोग के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इनसे मिलते जुलते आप लोग को मिलेंगे, तो आप लोग जब उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा, तो आपका स्कोर हाई हो जाएगा। वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, है ना, वीडियो पे कमेंट जरूर करें बेटा, बताइए, ठीक है, आप लोग का कंसेप्ट कहीं आप लोग लैग कर रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, देन आई एम श्योर यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस